बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, सैम्पल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, हम किस तरीके से किसी भी हमारे पास एक पॉपुलेशन है उसमें से सैंपल कलेक्ट करते हैं। एक्चुअली हमने पढ़ना है न्यूट्रिशन में किस तरीके से हमें जो रिसर्च करनी होती है वो रिसर्च में, या हम कोई एनालिसिस करने जा रहे हैं तो हम किस तरीके से किसी भी फूड का सैंपल या हम किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन का सैंपल किस तरीके से लेंगे और हमारा जो पर्पजिव रिजल्ट होगा वो किस तरीके से हम ड्रा करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सैम्पलिंग प्लान्स होते हैं जिसके जरिए हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं सैंपल। अब मोस्टली हम फूड सैंपल के बारे में बात करेंगे, हम एग्जांपल भी फूड सैंपल्स की देंगे, या हम न्यूट्रिशनल जो हमारे पास सैंपल्स हैं, पर्सनल सैंपल्स हैं, हम किसी भी पॉपुलेशन से किस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन की हम बात करेंगे कि वहाँ से किस तरीके से हमने अपना टारगेट सैंपल कलेक्ट करना है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होती है? द सम ऑफ ऑल पीपल, ऑल लॉट, ठीक है ना, जितना भी हमारे पास क्या होगा एक होल लॉट होगी उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डिनोट द होल लॉट फ्रॉम विच सैंपल इज टू बी टेकन। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा, हमारे पास अगर मैं फूड सैंपल की बात करता हूँ 1000 बैग्स ऑफ वीट, ठीक है ना, अगर हमारे पास क्या है 1000 बैग्स हैं वीट के, तो वो मेरे पास एक पॉपुलेशन होगी, उनमें से मैं सैंपल लेना है तो मैंने 2 बैग ले सकता हूँ। अगर मैं उसको मज़ीद एनालिसिस करने जा रहा हूँ तो उसमें से मैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लूँगा, उसको मज़ीद शॉर्टन भी कर सकता हूँ। तो जो होल लॉट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, अगर 1000 लोग हैं तो वो एक मेरे पास क्या होगी? पॉपुलेशन होगी। उनमें से मैंने सैंपल लेने हैं 10, 50 या इससे ज़्यादा लोग लेने हैं, या मेरे पास क्या है एक ख़ास कम्युनिटी है जिसमें से मैंने सैम्पलिंग करनी है, तो वो एक पॉपुलेशन होगी, उसमें से मैंने 1000 लोग सेलेक्ट करने थे, वो मेरा क्या होगा? सैंपल होगा। A population can be defined as including all people or item with the characteristics one wishes to understand। क्या कि कोई भी साइंटिफिक मेंबर है, कोई भी रिसर्चर है, क्या करने जा रहा है? अगर कहीं से रिसर्च कंडक्ट करने जा रहा है जहाँ पे उसकी नीड ऑफ रिसर्च है, वो पूरी कम्युनिटी उसके लिए एक पॉपुलेशन होगी, उसमें से उसने क्या करने होंगे? जो फ्यू पर्सन सिलेक्ट करने होंगे वो उसका सैंपल होगा। There is rarely enough time or money, because there is rarely enough time or money to gather information from every one or everything in a population. The goal become finding a representative sample of that population। अब क्या है, हम सब लोगों को पता है अगर हम एक ख़ास सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं, कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है, तो वहाँ पे 1,00,000 लोग रहते हैं। 1,00,000 लोगों में से हम हर शख्स का, हर इंडिविजुअल का नहीं वो कर सकते, डाटा ले सकते, तो हमने क्या करना होगा? उसमें से 1000 लोग सेलेक्ट कर लेने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो वो जो 1000 सैंपल होंगे वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा, और उससे जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे क्या होंगे? रिजल्ट्स ऑफ दैट पॉपुलेशन होंगे। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? हमने पॉपुलेशन देखा, होल सेट ऑफ पीपल्स आर थिंग्स फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू टेक सैंपल, ठीक है ना, वो क्या है? पॉपुलेशन है। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? लिस्ट फ्रॉम विच द पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स आर ड्रॉन। वो फ्रेम हम उसे बोलते हैं, सैंपल फ्रेम उसे बोलते हैं जो हमने डिज़ाइन की होती है कि ये जो एरिया है या ये पीपल हैं, इनमें से हमने क्या करना है? ख़ास एज ग्रुप है, इसमें से हमने सैंपल लेना है। तो वो जो लिस्ट होगी जहाँ से हमने रिस्पोंडेंट्स जो हमारे पर्पजिव पीपल होंगे वो जो हमने लेने हैं, वो हमारा क्या होगा? सैम्पलिंग फ्रेम होगी। सैम्पलिंग फ्रेम से हमने लेना है सैंपल। सैंपल क्या है? इज़ अ स्मॉलर कलेक्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से हमने जो एक छोटा यूनिट लिया होगा, स्मॉलर यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल, ठीक है ना।
द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। तो हम क्या करते हैं, इनको ट्रूथ अबाउट द पॉपुलेशन डिक्लेयर करने के लिए सैंपल लेते हैं। किसी भी ख़ास पॉपुलेशन से हमने क्या करने होते हैं, जो चंद लोग, चंद चीज़ें, ठीक है ना, चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो वो हमारा क्या होगा, सैंपल होगा। और सैंपल से हम क्या करते हैं, फाइनल रिजल्ट ड्रा करते हैं। सैम्पलिंग बैकग्राउंड, अगर हम सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं तो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, व्हाट हु डू यू वांट टू जनरलाइज टू द थियोरेटिकल पॉपुलेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, एक थियोरेटिकल पॉपुलेशन होती है। अब थियोरेटिकल पॉपुलेशन एक हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, उसमें से हम क्या करते हैं, एक स्टडी पॉपुलेशन, थियोरेटिकल पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान में कह देता हूँ कि हमारे पास क्या है, 2 करोड़ है। 1 करोड़ मुल्तान की आबादी है। मैं सिटी की बात कर लेता हूँ, 80 लाख मुल्तान की आबादी है सिटी की। तो ये मेरे पास एक थियोरेटिकल पॉपुलेशन है। स्टडी पॉपुलेशन मेरी क्या होगी, आई एम गोइंग टू स्टडी सिटी ऑफ मुल्तान, और मैं इसको कंसीडर करता हूँ, मैंने 2 लाख लोगों की जो आबादी है उसमें से सैंपल लेना है, तो स्टडी पॉपुलेशन क्या होगी मेरी, 2 लाख होगी। या अगर 1 लाख की मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी स्टडी पॉपुलेशन क्या होगी, 1 लाख होगी। तो क्या है, व्हाट पॉपुलेशन कैन यू गेट एक्सेस टू, इसको हम क्या, वो पॉपुलेशन जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ वो स्टडी पॉपुलेशन है। हाउ कैन यू गेट एक्सेस टू देम, आप किस तरीके से क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, किस तरीके से अप्रोच करेंगे, सैम्पलिंग फ्रेम के जरिए, कि हमने एक सेट, एक मोहल्ला, एक एरिया क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, उस वो मेरा क्या होगा, सैम्पलिंग फ्रेम होगा। उस सैम्पलिंग फ्रेम से मैंने क्या करना है, सैंपल लेना है। हु इज इन योर स्टडी सैंपल। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, हु इज इन योर स्टडी सैंपल। आप सैम्पलिंग फ्रेम से सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं, सैंपल आपने वहाँ से कलेक्ट किया और उसको आपने स्टडी किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है ना। वो प्रोसेस है जो हम किसी भी पॉपुलेशन के बारे में क्या करते हैं, लर्न करते हैं सैंपल ड्रा करके। यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं सैम्पलिंग में। सबसे पहले है सिलेक्शन, सेलेक्टिंग द सैंपल, हमने क्या करना है, सैंपल सेलेक्ट करना है। उसके बाद कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, जो एक स्पेसिफिक एरिया है उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अगर मैं केस डिज़ाइन कर लेता हूँ थर का, तो थर में हमारे पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, मिनरल डेफिशिएंसीज होती हैं, तो उनको टैकल करना है हमने, उनको स्टडी करना है। तो क्या होगा, मेरे पास एक सैम्पलिंग प्लान होगा। उसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वहाँ के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन अगर मुझे होगी तो मैं कहूँगा कि इन लोगों को ये प्रॉब्लम है। जब मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो मैं उसके बारे में केस स्टडी कैसे डिज़ाइन करूँगा, किस तरीके से मैं उस ख़ास पॉपुलेशन से सैंपल ड्रा करने जाऊँगा। तो क्या है, सैंपल कलेक्शन करने के बाद क्या करना है, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ये प्री सैम्पलिंग भी हो सकती है, सैंपल कलेक्ट करने से पहले, और सैंपल कलेक्ट करने के बाद भी हो सकती है। फिर जब मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँगा, मेकिंग इन्फरेंस अबाउट पॉपुलेशन, मैंने एक अपना जनरलाइज्ड नतीजा निकालना है, कंक्लूड करना है उसको। अब ये जो मेरे पास जनरलाइज नतीजा होगा, अगर मेरे पास केस स्टडी है, कोई प्रैक्टिकल मैं डाटा नहीं इकट्ठा करना जा रहा, तो इस केस स्टडी में क्या होगा, जो हम बाद में स्टैटिस्टिकल वैल्यूज, स्टैटिस्टिकल पैरामीटर फॉलो करते हैं और उनसे हम क्या करते हैं, नतीजा अखज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होगी, जो भी वैल्यूज़ क्या होती हैं और हम केस स्टडी से हासिल करेंगे वो क्या होगी, स्टैटिस्टिक्स होगी। अब नेक्स्ट आता है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, न्यूमेरिकल और अदर मेजरेबल फैक्टर, ठीक है ना, फॉर्मिंग वन ऑफ अ सेट दैट डिफाइन अ सिस्टम और सेट द कंडीशन ऑफ इट्स ऑपरेशन, ये पैरामीटर। अगर मैं इसको जनरलाइज्ड वर्ड्स में बोलूँ तो पैरामीटर क्या होता है, मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, मैं विटामिन डी डेफिशिएंसी को स्टडी करने जा रहा हूँ, ठीक है ना।
तो मैं देखता हूँ कि बोन जो डेंसिटी है, बोन डेंसिटी के ऊपर विटामिन डी डेफिशिएंसी का क्या इफेक्ट होता है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो एक मेरा पैरामीटर होगा, ठीक है ना। मैंने स्टडी जिसको किया है वो क्या है, एक पैरामीटर है। पैरामीटर क्या है, न्यूमेरिकल और मेजरेबल फैक्टर। विटामिन डी क्या है, एक मेजरेबल फैक्टर है। और क्या होगा, ये फॉर्मिंग वन ऑफ अ सेट दैट डिफाइंस अ सिस्टम। ये क्या करता है, उस सिस्टम को जो मैं पॉपुलेशन स्टडी करने जा रहा हूँ, जो विटामिन डी डेफिशिएंट है, जो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो रही है या क्या हो रहा है, उनको बोन मिनरल डेंसिटी कम होती जा रही है, तो वो क्या है, मैं उसको कोरिलेट कर दूंगा विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ। जो विटामिन डी मैंने स्टडी किया वो क्या है, एक पैरामीटर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है नीड फॉर सैम्पलिंग। सैंपल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा क्या होता है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ड्रॉन फ्रॉम द सैंपल। जो भी हम पॉपुलेशन स्टडी करने जा रहे हैं या सैंपल स्टडी कर रहे हैं तो उससे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी वो डाटा कहलाएगी। डाटा दो तरह का होता है, एक प्राइमरी डाटा है और दूसरा क्या है, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है, ओरिजिनल इन कैरेक्टर, जनरल इन लार्ज नंबर ऑफ सर्वे, ठीक है ना, जनरेटेड इन लार्ज नंबर ऑफ सर्वे। आप कहीं पे किसी पॉपुलेशन में जाके सर्वे कर रहे हैं, आप वहां से क्या कर रहे हैं, जो जो डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं एज इट, वो आपका क्या होगा, रॉ डाटा जो होगा उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने कॉलेज की बात करता हूँ, तो कॉलेज में हमारे पास हम बात कर लेते हैं 50 स्टूडेंट्स की। तो 50 स्टूडेंट्स में क्या है, मैंने देखा है कि वो क्या है, ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, मैंने उनका वेट नोट किया, मैंने उनकी हाइट नोट की। वेट और हाइट नोट करने के बाद मैंने देखा कि इनका जो BMI है वो इतना आ रहा है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इतना आ रहा है, जो बॉडी में उनका बॉडी मास इंडेक्स है वो इतना आ रहा है। इस बॉडी मास इंडेक्स को जो मैंने लिया है, ये मेरे पास रॉ डाटा है, मैंने हर स्टूडेंट का अलग अलग लिया है, 50 स्टूडेंट्स का। तो ये क्या होगा, प्राइमरी डाटा होगा। सेकेंडरी डाटा मैंने अरेंज किया है, उसको एक स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज करके मैंने उसको अरेंज कर दिया है, या मैंने वो कोई खास डाटा जो लिया है किसी पब्लिश सोर्स से, जैसे हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स से या अनपब्लिश सोर्स से मैंने क्या किया है, डाटा किसी से लिया है। मिसाल के तौर पर किसी स्टूडेंट ने किसी खास पॉपुलेशन के बारे में, सैंपल के बारे में डाटा कलेक्ट किया और वो डाटा उसे मैंने लिया, तो वो मेरे पास क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा, ठीक है। उसका अरेंज्ड शुदा जो डाटा होगा वो सेकेंडरी डाटा होगा। नीड फॉर सैम्पलिंग में हमारे पास क्यों हम सैंपल वो करते हैं, व्हेन सेकेंडरी डाटा आर नॉट अवेलेबल फॉर, ठीक है ना, फॉर द प्रॉब्लम अंडर स्टडी प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड। जब हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी डाटा मतलब कि किसी ने पहले ऑलरेडी कलेक्ट नहीं किया हुआ, तो हम क्या करेंगे, फिर न्यू स्टडी डिज़ाइन करेंगे। वो न्यू स्टडी जो हमने डिज़ाइन करनी है उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सैम्पल्स सेट करने पड़ेंगे, सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे, सैंपल से हमें न्यू डाटा लेना पड़ेगा। ये जो न्यू डाटा होगा वो प्राइमरी डाटा होगा और वो क्या है, हमारी बेसिक नीड है। यहाँ पे दो मेथड्स हैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए, एक सेंसस मेथड है और दूसरा सैंपल मेथड है। सेंसस मेथड में हम डोर टू डोर ईच यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन का हर यूनिट होगा, मिसाल के तौर पर हम मर्दमशुमारी करते हैं तो पूरे के पूरे जितने भी घर होते हैं कंट्री के, तो हम पूरे घरों का क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये डाटा क्या कहलाता है, ठीक है ना, ये हमारा प्राइमरी डाटा है और हमने उसको क्या करना है, यूज़ करना है फर्दर स्टडी करने के लिए। इसी तरीके से हम किसी भी एक ख़ास एरिया में, एक ख़ास मोहल्ले में, एक ख़ास गली में, एक ख़ास टाउन में हम क्या करने जा रहे हैं, अब एक न्यूट्रिशनल सर्वे करने जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए, केस स्टडी किसी केस को स्टडी करने के लिए, ठीक है ना, वो होगा सेंसस मेथड। के मतलब हमने कंप्लीट इनैमोरेशन मेथड है, इसमें हम किसी भी फर्द को नहीं छोड़ते। किसी भी हम सैंपल या पॉपुलेशन की बात करें तो हम उस पॉपुलेशन के पूरे अफराद को स्टडी करते हैं, ये हमारे पास होता है सेंसस मेथड।
नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल मेथड। हमने पॉपुलेशन में से क्या करना है, अगर 1 लाख की पॉपुलेशन है उसमें से हमने 1000 क्या कर लेना है, सैंपल कलेक्ट कर लेना है, 1000 पीपल सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर हम कोई खास केस स्टडी करने जा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, सैंपल मेथड। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेंसस मेथड के जो मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, जो उसके फ़ायदे और नुकसानात हैं, वो अगर हम देखें तो डेटा ऑब्टेन फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, जो मेरिट्स हैं सेंसस के कंप्लीट इनैमरेशन सर्वे के, तो उसमें हम हर एक शख्स से डाटा कलेक्ट करते हैं। रिजल्ट्स इसके मोर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिलायबल होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि हमने हर शख्स से डाटा कलेक्ट किया होता है, इसलिए क्या होगा, नतीजा ज़्यादा एक्यूरेट होगा। बेसिस ऑफ वेरियस सर्वे, कैसे कि डिफरेंट सर्वेज के ज़रिए जब आएगा तो ये मोर एक्यूरेट होगा। इसके नुकसानात क्या हैं, अब अगर आप मुल्तान की पॉपुलेशन को स्टडी करने जा रहे हैं तो आप डोर टू डोर जाएंगे तो आपको ज़्यादा लेबर, आपको ट्रेंड पर्सनल भेजने पड़ेंगे, आपकी ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा मनी लगेगी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैनेज करने के लिए इसके नुकसानात में आता है कि जो हम सेंसस करते हैं तो इसमें एफर्ट्स ज़्यादा होती है, मनी और टाइम भी ज़्यादा लगता है। बिग प्रॉब्लम इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया है, तो इन कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि कम रिसोर्सेज होने की वजह से इनको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग क्या है, लेस रिसोर्सेज। हमने पॉपुलेशन में से अगर डाटा लेना है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉस्टली हो जाएगा। जब हम सैंपल लेते हैं तो रिसोर्सेज कम हमें यूज़ करने पड़ते हैं, टाइम कम लगता है, मनी कम लगती है, ठीक ना। इन टर्म ऑफ लेबर जो है हमारे पास वो कम होती है, वर्कलोड कम होता है। अब इसके रिजल्ट्स कंपेरेटिवली सेम होते हैं जैसे पॉपुलेशन के होते हैं, क्योंकि हमने क्या किया होता है, उसी पॉपुलेशन में से एक ख़ास बंच ऑफ पीपल, बंच ऑफ थिंग्स हमने कलेक्ट की होती हैं। वो जो बंच होता है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा होता है, क्योंकि हमने एक ख़ास यूनिट से नहीं, जो हमने पॉपुलेशन ली होती है उसमें से हमने ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया होता है, इसलिए इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, कंपेरेबल होते हैं और उनको हम मैथमेटिकली कलेक्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब थियोरेटिकल बेसिस ऑफ सैम्पलिंग क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल स्टडी वी कैन प्रेडिक्ट द जनरलाइज द बिहेवियर ऑफ मैथ फिनोमिना। हम क्या कर सकते हैं, थियोरेटिकल बेसिस हमने सैंपल जो कलेक्ट किया उसके रिजल्ट्स आए, रिजल्ट से हम क्या कर सकते हैं, थियोरेटिकली हम उससे नतीजा कर सकते हैं, और जनरलाइज बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देयर इज नो स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन हुज एलिमेंट वुड वेरी फ्रॉम ईच अदर विदाउट लिमिट, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऐसी स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन नहीं होगी जिनके एलिमेंट क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो रहे होंगे। अब थियोरेटिकल बेसिस ऑफ सैम्पलिंग में हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, और दूसरा है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या होती है, सैंपल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम ए पॉपुलेशन। क्या किया जाता है, सैंपल रैंडमली किसी पॉपुलेशन से लिया जाएगा। इट इज लाइकली टू पोजेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज दैट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। थियोरेटिकल बेसिस ऑफ सैम्पलिंग में हमारे पास दो बेसिस हैं, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ इनर्शिया है। स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में क्या है कि हमारे पास सैंपल ऐसा होना चाहिए, रैंडम सैंपल होना चाहिए जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो पॉपुलेशन जैसे। और लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या है, जो लार्ज साइज सैंपल है वो मोर एक्यूरेट होगा और उसके क्या होंगे, रिजल्ट्स हमेशा मोर एक्यूरेट होंगे। तो हमें ये बातें मद्देनज़र रखनी है जब भी हम थियोरेटिकल बेसिस ऑफ सैम्पलिंग को देखने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक तो सैंपल क्या करना चाहिए, रैंडमली सिलेक्ट करना चाहिए। जब रैंडमली सिलेक्टेड होगा तो इसके रिजल्ट्स मोर एक्यूरेट होंगे। और दूसरा क्या, हमारे पास सैंपल बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, सैंपल क्या होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, उसमें से काफ़ी पर्सन्स ठीक है ना होने चाहिए।
या हमारे पास जो जो भी हम जिस चीज़ के बारे में डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो वो हैंडसम सैंपल होना चाहिए। जब हैंडसम अमाउंट ऑफ सैंपल होगी तो क्या होंगे, रिजल्ट्स एक्यूरेट होंगे। सैम्पलिंग प्रोसेस कौन कौन से हमारे पास किस तरीके से हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। पहले है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न। अगर हम किसी भी इलाके से सैंपल ड्रा करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हमारा कंसर्न पॉपुलेशन होगी, उसको हम क्या कर लेंगे, हम फ्रेम हमने सैम्पलिंग फ्रेम उससे वो करनी है, डिफाइन कर लेनी है कंसर्न पॉपुलेशन से हमने क्या करना है, सैम्पलिंग फ्रेम। मिसाल के तौर पर वी आर गोइंग टू स्टडी अ रीजन ऑफ मुल्तान नेमिंग द ईस्ट रीजन, ठीक है ना। ईस्ट रीजन में हम क्या कर लेंगे, एक ख़ास मोहल्ले को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, एक ख़ास टाउन ख़ास कॉलोनी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो हमारे पास क्या होगी, पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न होगी। पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न का मतलब ये भी हो सकता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, अगर हमने एक हॉस्पिटल में क्या करना है, स्टडी करने जा रहे हैं कोई केस, तो हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न क्या होंगे, डिजीज पीपल, और साथ में हम क्या कर रहे होंगे, जो नॉर्मल पीपल होंगे, हमें नहीं पता कि कौन क्या है, हमने हर शख्स के बारे में डाटा कलेक्ट करना है, वो हमारी पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न होगी। अब स्पेसिफाइंग अ सैम्पलिंग फ्रेम अ सेट ऑफ आइटम आर इवेंट पॉसिबल टू मेजर। हमने क्या करना है, जो जो चीज़ें मेजर करनी है, सेट ऑफ इवेंट्स हैं जो हमने मेजर करने हैं, वो हमारा क्या होगा, सैम्पलिंग फ्रेम होगा। Specifying a method, sampling method for selecting item or event from the frame। हमने क्या करना होगा, सैम्पलिंग मेथड सेलेक्ट करना होगा कि इस तरीके से हमने क्या करना है, सैंपल लेने जा रहे हैं। एंड डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज, कि हमारा सैंपल साइज कितना होगा। इम्प्लीमेंटिंग द सैम्पलिंग प्लान, कि हमारा सैम्पलिंग प्लान क्या होगा। सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन, कि हमने सैम्पलिंग किस तरीके से करनी है और डाटा कलेक्ट किस तरीके से करना है। ये हमारा किस में आता है, सारा का सारा सैंपल प्रोसेस में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है एसेंशियल ऑफ सैम्पलिंग। सैंपल किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं सैंपल के लिए। पहली बात है रिप्रेजेंटेटिवनेस, कि सैंपल क्या होना चाहिए, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी खास पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं तो हम एक खास जगह से नहीं वो कर लेंगे, बल्कि उस पूरी पॉपुलेशन में से हमने क्या करने हैं, सैंपल कलेक्ट करने हैं। वो हमारे सैंपल क्या होंगे, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इंश्योर बाय रैंडम सिलेक्शन, हमने रैंडम सिलेक्शन करनी है। एडिकेसी, सैंपल साइज क्या होना चाहिए, एडिकेट होना चाहिए। इंडिपेंडेंस, सेम चांस ऑफ सिलेक्शन, कि हर शख्स हर जो लॉट है पॉपुलेशन में से, तो उसको क्या होना चाहिए, सेम चांस मिलना चाहिए सिलेक्शन के लिए। होमोजेनिटी, नो बेसिक डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ यूनिट्स, क्या है, अगर हम एक ख़ास एज ग्रुप में जा रहे हैं तो हमने वो सारे की सारी एज ग्रुप, हमने बच्चों को और बूढ़ों को शामिल नहीं कर लेना उसमें। अगर हम ठीक है ना, ख़ास जेंडर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए, उनमें बेसिक डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, किसमें, नेचर ऑफ यूनिट्स में। अब सैम्पलिंग मेथड हमारे पास कौन कौन से हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपल है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, प्रोबेबिलिटी सैंपल और मिक्स सैंपल। आज हमने पढ़ना है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, जिसमें हमारे पास है जजमेंट सैंपलिंग है, कोटा सैंपलिंग है, कन्वीनियंस और स्नोबॉल सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसमें क्या होता है, ये जजमेंट पर्पसिव या डेलिब्रेट सैंपलिंग होती है। जजमेंट सैंपलिंग में ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इतना ट्रेंड होता है कि वो किसी चीज़ को देखता है तो उसके बारे में जजमेंट कर लेता है। मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं नेल कलर की। अगर न्यूट्रिशन में हम बात करें, हम एबनॉर्मल इथिन बच्चे की बात कर लेते हैं, हम आई कलर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर किसी भी शख्स की पेल आइज़ होंगी बहुत ज़्यादा, तो हम उसके बारे में कंक्लूड कर लेंगे सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जॉइंटिस हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, तो ये हमारे पास क्या है, जजमेंटल। तो ऐसे ट्रेंड न्यूट्रिशनिस्ट जिनको पता होगा कि इन पर्सन्स को ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे, एक्सक्लूसिवली जज करेंगे और उसके बारे में उसको अलग कर लेंगे, वो हमारे सैंपल में आ जाएगा। तो ये क्या है, जजमेंट। सैंपल सेलेक्टेड विच इन्वेस्टिगेटर थिंक टू बी मोस्ट टिपिकल ऑफ द यूनिवर्स, क्या होगा,
जो इन्वेस्टिगेटर को लगेगा कि ये क्या है, नीड ऑफ रिसर्च है, तो उसको क्या कर लेगा, करेक्ट। जजमेंट सैम्पलिंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इन विच द सैम्पल मेंबर आर चूजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चर्स नॉलेज एंड जजमेंट। किस बेस पे सिलेक्ट किए जाएंगे, रिसर्चर्स के नॉलेज और जजमेंट की बेस पे सिलेक्ट किए जाएंगे हमारे पास। अब जजमेंट सैंपल के मेरिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। स्मॉल नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ठीक है ना, स्मॉल नंबर ऑफ़ सैम्पलिंग यूनिट्स। अब हमने बंच ऑफ पीपल सेलेक्ट नहीं कर लेना, हमने क्या करना है, जब एक जजमेंट बहुत अच्छी होगी तो क्या होगा, जो सैंपल यूनिट होंगे वो थोड़े आएंगे। स्टडी अननोन ट्रेड्स के सैम्पलिंग, तो क्या किया जाएगा, अननोन ट्रेड्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस में होंगे उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अर्जेंट पब्लिक पॉलिसी एंड बिजनेस डिसीजन, इससे जजमेंट सैम्पलिंग से अर्जेंट, क्योंकि जजमेंट पावर इतना अच्छी होती है कि अर्जेंट उसके बारे में डिसीजन लिया जा सकता है। डीमेरिट्स क्या होते हैं, पर्सनल प्रिजुडिस एंड बायसेस, कि एक शख्स है वो उसका किसी भी शख्स के बारे में, मतलब कि किसी भी सैंपल के बारे में क्या है, इतना एनालिसिस है वो देखता है लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं होता। जो पर्सनल तासुब है वो आ जाता है। नो ऑब्जेक्टिव वे ऑफ इवेलुएटिंग रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, इससे क्या होते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आते हैं, बाज़ औक़ात इसमें गलतियां भी हो सकती हैं। जजमेंट सैम्पलिंग एग्जाम्पल देखें आप, तो हमारे पास क्या है, ये एक पॉपुलेशन है, क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स है, इसमें से क्या है, सैम्पल साइज फॉर आ स्टडी 8 स्टूडेंट, ठीक है ना, कितने 8 स्टूडेंट हैं। अब जजमेंट क्या होगी, मैं स्टडी के बारे में बात कर लेता हूँ कि अगर 50 स्टूडेंट्स के बारे में, मेरी क्लास के बारे में कोई बंदा आके पूछेगा तो मैं उसे क्या बोलूँगा, ही इज़ टैलेंटेड, शी इज़ टैलेंटेड, शी इज़ वर्किंग हार्ड, ही इज़ वर्किंग हार्ड, ठीक है ना। मैंने क्या करना है, उसमें से अपनी जजमेंट की बुनियाद पे मैंने 8 से 10 लोग क्या कर लेने हैं, सिलेक्ट कर लेने हैं। मैं कहता हूँ कि ये क्या है, हार्ड वर्किंग है, तो ये क्या है, हमारे पास सैम्पल ऑफ 8 स्टूडेंट्स, ये जजमेंटल सैम्पलिंग में आ जाएगा कि हम अपने जजमेंटल पैरामीटर को यूज़ करते हुए सैंपल कलेक्ट करते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूनिट सिलेक्टेड, ठीक है ना। अब क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, सेलेक्ट नाइदर बाय प्रोबेबिलिटी नॉर बाय जजमेंट, जो हमें इजी टू अप्रोच होते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम ना प्रोबेबिलिटी बेस पे सिलेक्ट करते हैं, ना ही कोई चांस है और ना ही कोई जजमेंट है। मिसाल के तौर पर मैंने अगर कोई स्टडी करनी है तो कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे लिए इजीली अप्रोचेबल हैं, तो मैं क्या करूँगा, उनको सिलेक्ट कर लूँगा एज अ स्टडी ग्रुप। तो क्या है, ये हमारे पास है कन्वीनियंस, मतलब कि आसानी, जो हमारे लिए आसान तरीन होगा। अ कन्वीनियंस सैंपल इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड where the sample is taken from a group of people easy to contact or to reach. For example, standing at a small or grocery store and asking people to answer questions would be an example of convenience sample, ठीक है ना। आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे गए हैं, वहाँ से लोगों के बारे में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग खुद ब खुद ही आए जा रहे हैं, इसलिए क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। यूजफुल इन पायलट स्टडीज़, इसका फ़ायदा क्या है कि स्मॉल लेवल पे ये क्या है, फ़ायदा मंद है, क्योंकि अगर आप एक ख़ास एरिया को स्टडी करने जा रहे हैं तो हर शख्स दुकान पे नहीं आता होता, ठीक है ना, हर शख्स ग्रॉसरी स्टोर पे नहीं आता होता, शॉप पे नहीं आता, इसलिए ये क्या है, पायलट स्टडीज़ के लिए इजी है, यूज़फुल है। डीमेरिट्स के रिजल्ट्स यूजली बेस्ड ऑन एंड अनसेटिस्फैक्ट्री, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, बायस्ड होंगे और अनसेटिस्फैक्ट्री होंगे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग एग्जाम्पल देखें, क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड एज पर कन्वीनियंस, जो मेरे लिए क्या होंगे, अप्रोचेबल होंगे, तो मैं उनको क्या कर लूँगा, इजीली कंटेक्टेबल होंगे, और मुझे पता भी होगा कि ये इन स्टूडेंट्स को अगर मैं कहूँगा कि वी आर ड्राइंग अ ब्लड सैंपल ऑफ 100 ml, तो उनको इश्यू नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो सैम्पलिंग है क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग मीन्स टू टेक अ वेरी टेलर्ड सैंपल दैट इज इन प्रोपोर्शनल टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट ऑफ अ पॉपुलेशन। क्या किया जाता है,
थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है। फॉर एग्जांपल यू कुड डिवाइड अ पॉपुलेशन बाय द स्टेट दे लिव इन, इनकम और एजुकेशनल लेवल और सेक्स, ठीक है ना। क्या है कोटा सैम्पलिंग, मतलब कि 50% 20% इस तरीके से कोटा डिज़ाइन कर लिया जाता है, और उस कोटे में क्या है आपने 20% इस एज ग्रुप के पीपल लेने हैं, 20% इसमें लेने हैं, 30% इसके लेने हैं, आपने 30% इसमें लेने हैं। तो आपने क्या किया 4 प्रोपोर्शंस में उसको डिवाइड कर लिया, तो ये आपका कोटा सैंपल है। तो इसमें आप डिफरेंट जो लाइफस्टाइल के लोग होंगे वो भी आ सकते हैं, डिफरेंट हमारे पास इनकम के लोग आ सकते हैं, डिफरेंट एजुकेशनल सेट के लोग आ सकते हैं, डिफरेंट सेक्स जेंडर के आ सकते हैं, ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो कोटा सैम्पलिंग होती है कहाँ पे यूज होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। कोटा सेट अप अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन द कोटा सिलेक्शन डिपेंड ऑन पर्सनल जजमेंट, किस पे पर्सनल। इसके मेरिट क्या होंगे, यूज्ड इन पब्लिक ओपिनियन स्टडीज, जहाँ पे हमें क्या करना होता है आम एक स्टडी रिजल्ट ड्रा करना होता है, वहाँ पे कोटा सैम्पलिंग यूज होती है। डीमेरिट क्या है, पर्सनल प्रेजुडिस एंड बायसनेस इसमें आ जाती है। अब कोटा सैम्पलिंग में देखें एग्जांपल, रेडियो लिसनिंग सर्वे के कितने लोग क्या करते हैं रेडियो सुनते हैं, इंटरव्यू 500 पीपल। कोटा फॉर्मेशन क्या है, 60% हाउस वाइफ, आपने सिलेक्ट करनी है, 25% फार्मर है और 15% चिल्ड्रन अंडर एज 15। तो ये क्या है 60% का मतलब हमारे पास 300 हाउस वाइफ्स होंगी, 125 हमारे पास पर्सनल हमारे पास फार्मर आ जाएगा, और 15% जो है 75% हमारे पास क्या है वो चिल्ड्रन आ जाएंगे। तो इस तरीके से 500 पीपल्स जो इंटरव्यू किया जा रहा है, तो कोटा डिज़ाइन है कि मतलब इतनी परसेंट वोमेंस होनी चाहिए, इतने परसेंट फार्मर होने चाहिए, और इतने परसेंट हमारे पास क्या होने चाहिए बच्चे होने चाहिए। ये कोटा सैंपल की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास डाटा नहीं होता किसी भी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे जो डाटा नहीं है, जो उससे 1-2 लोग हैं, तो उन 1-2 लोगों से हमने क्या करना है साइड चेन्स डिज़ाइन करके वहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना है। अ स्पेशल नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड यूज्ड व्हेन डिजायर्ड सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेयर। जब हमारे पास क्या होता है सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम होता है, तो हम क्या करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं। इट मे बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और कॉस्ट प्रोहिबिटिव टू लोकेट रिस्पोंडेंट्स इन दीज सिचुएशंस। यहाँ पे हमने जो लोग होते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग रिलाइज ऑन रेफरल फ्रॉम इनिशियल सब्जेक्ट टू जनरेट एडिशनल सब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जांपल में देखिए कि हमारे पास बहुत कम डाटा है, तो उससे हमने क्या करना है मज़ीद डाटा जनरेट करते चले जाना है। ये हमारे पास क्या आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग में आता है। स्टेप्स क्या हैं, कॉन्टैक्ट 1 or 2 केसेस इन द पॉपुलेशन। जो भी आप केस स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपने पहले क्या करना है 1-2 केसेस से कांटेक्ट करना है। उसके बाद उनसे आपने कांटेक्ट में कहना है कि इस प्रॉब्लम के जो लोग हैं आप और भी आइडेंटिफाई करें, ठीक है ना। उन्हीं से मज़ीद आप क्या करते चले जा रहे हैं, फैलाते चले जा रहे हैं स्टडी को। आपने 1-2 लोगों से अप्रोच किया, फिर उनसे फिर मज़ीद लोग अप्रोच हुए, तो न्यू केस इस तरीके से क्या होते चले जाते हैं आइडेंटिफाई होते चले जाते हैं। स्टॉप व्हेन आइदर नो न्यू केसेस आर गिवन, तो आपने क्या कर देना है तब स्टॉप कर देना है जब न्यू केसेस ख़त्म हो चुके होंगे, आपको नहीं मिल रहे होंगे। आर द सैंपल इज़ अ लार्ज एज मैनेजेबल, या फिर बाद का सैंपल इतना बड़ा हो जाता है कि आप मैनेज नहीं कर सकते, तो तब भी क्या कर देना है उसको आपने स्टॉप कर देना है। इसके मेरिट और डीमेरिट्स क्या होंगे। मेरिट्स हमारे पास हैं एक्सेस टू डिफ़िकल्ट टू रीच पॉपुलेशंस। तो अब आप क्या करेंगे पूरी पॉपुलेशंस को नहीं एक्सेस कर सकते, आपने 1-2 लोगों को एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद उन्हीं नहीं आप मज़ीद लोगों के साथ मिलवाया। ये क्या है स्नोबॉल सैम्पलिंग का एक एडवांटेज है। डीमेरिट्स क्या होंगे, नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन एंड विल रिजल्ट इन बायस्ड सैंपल। ये क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता पॉपुलेशन का। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।